Good morning, all. Welcome to Learners Academy. So the topic name is definite integral. Indefinite integration का पार्ट पूरा हमने 7 एक्सरसाइजेस में कवर किया, राइट? 7.7 जो लास्ट हमने खत्म किया, दैट इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन इन ऑल. अब यहाँ से डेफिनेट इंटीग्रेशन शुरू होता है. तो वैसे तो 4 एक्सरसाइजेस हैं इसमें डेफिनेट इंटीग्रल्स में. सबसे पहले एक रोड मैप रेडी करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल के पोर्शन में, या फिर यूं कह सकते हैं इंटीग्रेशन का सेकंड पार्ट हो गया, पार्ट ए पार्ट बी. एक्सरसाइज 7.7 तक तो हो गया. 7.8, एक्सरसाइज 7.9, 7.10 एंड एक्सरसाइज 7.11. देखो जो ये वाली एक्सरसाइज है इसमें डेफिनेट इंटीग्रल एज लिमिट ऑफ ए सम के बारे में बताया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है. फिर ये दोनों जो एक्सरसाइजेस हैं, या फिर वन बाय वन उठाएं, तो फिर इसमें लिमिट ऑफ ए सम है, तो इसमें एक तरीके से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, या डायरेक्ट फॉर्मूला कह सकते हैं अपन, डायरेक्ट फॉर्मूला, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है. ठीक है. 7.10 फिर वही सब्स्टिट्यूशन आ गया. इंडेफिनेट इंटीग्रेशन स्टार्ट करते ही फिर अगली एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन की थी, तो इसमें भी वही सब्स्टिट्यूशन मेथड चलेगा 7.10 में. और फिर लास्ट जो एक्सरसाइज है दैट इज 7.11, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स. ये तो हो गया हमारा एक रोड मैप रेडी. ठीक है. अब पहले तो ये बताओ, चार में से कौन सी एक एक्सरसाइज ओमिटेड है? चेक करके बताओ. लिमिट ऑफ ए सम वाली ओमिटेड है, या फिर प्रॉपर्टीज. ये तो एज पर द ओल्ड कोर्स है. ये 4 एक्सरसाइज हमने लिखी है, दिस इज एज पर द ओल्ड कोर्स. बट हमने कल डिस्कस किया था 4 नहीं है 3 ही है. तो कौन सी एक एक्सरसाइज ओमिटेड है, उस हिसाब से फिर हम आगे बढ़े. लिमिट ऑफ ए सम ओमिटेड है या प्रॉपर्टीज ओमिटेड है? दिखाओ मुझे. सीधा एरिया फंक्शन आ गया, दैट मीन्स लिमिट ऑफ ए सम ओमिटेड है. 7.8, फिर सब्स्टिट्यूशन और फिर प्रॉपर्टीज. तो प्रॉपर्टीज तो है लिमिट ऑफ ए सम ओमिटेड. ओके. ठीक है. तो 7.8 तो एक तरीके से हमको पढ़नी ही नहीं है. ठीक है. 7.8 तो हमारे कोर्स से बाहर हो गई लिमिट ऑफ ए सम. थोड़ा मोटे मोटे तरीके से देख लो, ये थी क्या जो बाहर हो गई, वो थी क्या? जब अपन ने डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था, तो डिफरेंशिएशन पहले अपन ने जो डेरिवेटिव हम निकालते थे किसी भी फंक्शन का, वो लिमिट वाले तरीके से निकालते थे. याद है? एक पूरी एक्सरसाइज थी उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, जिसमें अपन फर्स्ट फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कैलकुलस के हिसाब से उसको निकालते थे, जिसमें लिमिट वाला तरीका होता था. लेकिन हमने एक एक्सरसाइज उससे करी, उसके बाद फिर डिफरेंशिएशन हमने डायरेक्ट एडवांस टेक्निक से स्टार्ट कर दिया. तो वही डेफिनेट इंटीग्रल भी लिमिट वाले तरीके से निकालने को कहते हैं लिमिट ऑफ ए सम वाला तरीका, जो कि अब कट गया. तो फिर ज्यादा डिटेल में बात नहीं करते हैं, यानी कि हमको सीधे एडवांस प्रिंसिपल्स पे आ जाना है. यानी कि डेफिनेट इंटीग्रल हमको सीधे ही जो इंटीग्रेशन की टेक्निक्स है उससे स्टार्ट कर देना है. 7.9 एंड 7.10. ठीक है. इसको काट देते हैं. ये जो दो एक्सरसाइजेस हैं, दीज टू एक्सरसाइजेस, ये एक्चुअल एक्सरसाइजेस हैं हमारे डेफिनेट इंटीग्रल्स को फाइंड आउट करने की. जिसमें इस वाली एक्सरसाइज में तो हम डेफिनेट इंटीग्रल पहले प्रिंसिपल से निकाल लेंगे, सेकंड प्रिंसिपल है सॉरी. और इसमें फिर हम क्या करेंगे, उसी के अंदर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे, अगर सब्स्टिट्यूशन लग रहा हो तो. जैसे वही उसका डेरिवेटिव वहां मौजूद है या नहीं है, वो सब कुछ देखकर कुछ एडवांस क्वेश्चन आ जाएंगे तो. ठीक है. थोड़ा बहुत चेंजेस है सब्स्टिट्यूशन मेथड इंडेफिनेट इंटीग्रल्स और डेफिनेट इंटीग्रल्स में, थोड़ा बहुत चेंजेस है. तो चेंजेस सेम टू सेम चलेगा. चलेगा. 75% सेम टू सेम चलेगा, 25% डिफरेंस लाया करता है. ठीक है. और 7.11 तो फिर सबसे इंपॉर्टेंट, पूरे चैप्टर की सबसे एडवांस एक्सरसाइज है, जहां से क्वेश्चन करीब करीब बनेगा. प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, ये तो फिर हमको लास्ट में करनी ही करनी है. ठीक है.
चलो, तो अब डेफिनेट इंटीग्रल की एक बार डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक में थोड़ा सा डेफिनेट इंटीग्रेशन को थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया गया है, मतलब सीधी सीधी बात नहीं कही गई है। तो थोड़ा हम कोशिश करेंगे इसको इजी बनाने की। आप वीडियो से फिर उसको बाद में लिख लेना, जो जो भी हम नोट्स लिखते हैं, ठीक है। चलो, तो डिलीट कर दूं। देखो, मोटे तौर पे बात करें तो डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो इंटीग्रेशन चैप्टर जब स्टार्ट हुआ था तब भी हमने डिस्कस करी थी, याद है क्या? जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तभी तो हमने डिस्कस किया था कि इनडेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है और डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, डिफरेंस के बारे में बात करी थी ना। तो याद करो क्या सीखा था हमने डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में उस समय। क्या? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है वो फिक्स हो जाए, या फिर हो ही ना, दिखाई ना दे, या फिर दिखाई दे तो फिक्स दिखाई दे, लाइक 1 2 3 4, उस इंटीग्रल को इनडेफिनेट इंटीग्रल ना बोल के क्या बोलते हैं? डेफिनेट इंटीग्रल बोलते हैं। सरल सी भाषा में ये बात करी थी हमने। अब वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे दिखाई ना दे, ऐसा क्या करें कि वो सी वहां से हट जाए, यानी या फिर यूं कहूं वो सी यूनिक हो जाए। पहले वो यूनिक नहीं है, पहले वो यूनिक नहीं है, अब क्या हो जाए? वो यूनिक हो जाए। तो उस इंटीग्रल को हम क्या कर देंगे? डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, अब एक बार पहले वापस उसी डायग्राम से स्टार्ट करते हैं जो अपन इंटीग्रेशन के की इंट्रोडक्शन में हमने किया था, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग बन सके। लेट्स से दिस इज ए 2D प्लेन, ठीक है। इस 2D प्लेन में लेट्स से मैंने एक कर्व बनाया, ओके। और मैंने कहा साहब इस पॉइंट पे आप इसका डेरिवेटिव निकालो, या इस पॉइंट पे x इक्वल टू ए नामक पॉइंट पे इसका क्या निकालो? डेरिवेटिव निकालो। ये x इक्वल टू ए नामक पॉइंट है। तो आप क्या कहोगे? सर x इक्वल टू ए नामक पॉइंट पे जो इस कर्व का डेरिवेटिव आप निकालने के लिए कह रहे हो, वो एक्चुअली कुछ नई चीज नहीं कह रहे हो। वो एक्चुअली कुछ नई चीज नहीं कह रहे हो। आप एक्चुअली हमको इस पॉइंट पे जो टेंजेंट बनेगी, इस टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए कह रहे हो। यस और नो? बोलो, सीखा था ना, ये बेसिक डेफिनेशन थी डेरिवेटिव की। यानी इसका जो स्लोप है, स्लोप ऑफ दिस टेंजेंट, टेंजेंट सब समझते हो, एक ऐसी लाइन जो बाहर से उस पॉइंट को एक पॉइंट पे छू के निकले, ठीक है। इस स्लोप का, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वही एक्चुअली क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ, लेट्स से कर्व हम एफ एक्स मान लेते हैं, पाई इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए। ये सुनो, मैंने कहा डेरिवेटिव निकालो, आपने क्या कहा? सर हम तो क्या करेंगे, टेंजेंट बनाएंगे, उस टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, ठीक है। यानी डेरिवेटिव निकालना यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना। तो इंटीग्रल निकालना उल्टा प्रोसेस है। इंटीग्रल में क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट गिवन होगी, उससे कर्व निकालना है। समझ आया? डिफरेंशिएशन में कर्व गिवन है और उसका क्या निकालना है? टेंजेंट बना के स्लोप निकालना है। उल्टा करो, इंटीग्रेशन में क्या है? स्लोप मैंने दे दिया, उससे वो जो टेंजेंट बनेगी उस टेंजेंट के रेफरेंस में जो कर्व बनेगा वो कर्व निकालना है, यानी उल्टा काम करना है, ठीक है। अब सपोज करो मैं कह दूं कि चलो मैं आपको टेंजेंट देता हूं, नहीं टेंजेंट नहीं दूंगा मैं आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दूंगा, क्योंकि डेरिवेटिव टेंजेंट नहीं है। डेरिवेटिव क्या है? एक नंबर है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो सपोज करो मैंने आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दे दिया 7, दे दिया। अब जैसे ही मैंने आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट दिया, तो आप क्या करोगे? पहले टेंजेंट बनाओगे उस स्लोप। तो लेट्स से मैंने आपको स्लोप दे दिया। जैसे ही मैंने आपको स्लोप दिया, तो प्रियांशु ने ये वाली टेंजेंट बना दी। रोनित कहेगा सर दुनिया में एक स्लोप केवल एक ही टेंजेंट का थोड़ा ना, एक ही लाइन का थोड़ा ना होता है, मतलब बहुत सारी लाइंस का स्लोप सेम हो सकता है ना। जितनी भी इसकी पैरेलल लाइंस बनेगी सबका स्लोप सेम होगा। पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होता है, हमने स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सीखा है। तो प्रियांशु ने तो ये वाली लाइन एज टेंजेंट बनाई, लेकिन रोनित कहेगा सर मैं तो ये वाली लाइन बनाऊंगा एज टेंजेंट।
ओके, फिर कोई और स्टूडेंट कहेगा सर मैं तो ये बनाना, ठीक है। तो ये सारी जो टेंजेंट्स बन रही हैं इनका स्लोप वही होगा जो मैंने आपको गिवन दिया है, बताओ। तो अगर 3 टेंजेंट बन गई और भी बन सकती है, तो इस हिसाब से क्या होगा, आप क्या करेंगे, इन पर अलग अलग कर्व बना देंगे एक्स इक्वल टू ए नामक पॉइंट पे। तो जैसे प्रियांशु ने तो ये वाला कर्व बना दिया कि सर मेरे हिसाब से कर्व ये मिल गया, दिस, ठीक है। फिर आगे बढ़ो, इसी एक्स इक्वल टू ए नामक पॉइंट पे रोनित कहेगा सर मेरे हिसाब से ये वाला कर्व है, थोड़ा रफली बना रहा हूँ, चेक करो। फिर कोई और स्टूडेंट कहेगा नहीं नहीं सर मेरे हिसाब से ये वाला कर्व। तो क्या पकड़ ली, क्या पकड़ा आपने, कि जब कर्व गिवन हो तो टेंजेंट यूनिक बनती है, पर जब टेंजेंट गिवन हो तो कर्व यूनिक नहीं बनता है, नहीं बनता है ना, नहीं बनता है, समझ आया। सपोज करो एक विशाल समुद्र है, मैंने कहा कि एक बोतल पानी भर के आओ, तो वो तो यूनिक हो गई, लेकिन मैंने कहा वापस डाल दो उसमें, अब ढूंढो उस बोतल को। तो क्या आप यूनिकली वो बोतल वापस ढूंढ सकते हो, क्योंकि वो तो विशाल सागर है। सिमिलरली ये कर्व में से टेंजेंट निकालना है ना, बोतल पानी निकालना। अब बोतल पानी में से समुद्र ढूंढना लाइक वापस कर ढूंढना, तो आप ढूंढ तो लोगे कि सर ये रहा समुद्र, लेकिन यूनिकली उसको डिफाइन नहीं कर पाओगे। बहुत सारे कर्व्स आपको मिलेंगे, हर एक स्टूडेंट को अलग 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 कर्व्स मिल सकता है। तो इन शॉर्ट हमने क्या सीखा था, याद करो, हमको कर्व्स नहीं मिलते, हमको फैमिली ऑफ कर्व्स मिलते हैं। हमको कर्व्स नहीं मिलते, हमको क्या मिलते हैं, फैमिली ऑफ कर्व्स। हमने ऐसे सीखा था कि अगर हम एफ एक्स नामक फंक्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करते हैं, तो जो हमको फंक्शन मिलता है उसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है, ये तो सीखा था। तो इसके आगे हमको प्लस सी लगाना पड़ता है, क्योंकि ये फैमिली ऑफ कर्व से सी की वैल्यू बदलते जाओ, कोई 1 रख सकता है, कोई 2 रख सकता है, कोई 3 रख सकता है, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट कर्व्स हमारे पास हैं। मान लो फॉर एग्जाम्पल ये वाला कर्व तो हो जाएगा कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस 1। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कर्व हो सकता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस 2। फॉर एग्जाम्पल ये वाला कर्व हो सकता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस 3 एंड सो ऑन, ठीक है। जब भी अपन एक फंक्शन को इंटीग्रेट करते हैं तो जो दोबारा फंक्शन मिलता है उसको कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट कराते हैं, ये तो पता है, ठीक है। तो प्लस सी इसलिए लगाते हैं क्योंकि फैमिली ऑफ कर्व्स, ये चीज समझ में आ गई। अब अगर मैं कहूं कि नहीं साहब मुझे तो एक फिक्स यूनिक कर्व चाहिए, तो आप क्या कहोगे, एक काम कर लो, सी की वैल्यू यूनिक रख दो। जैसे सी की वैल्यू अगर मैंने 2 यूनिक रख दी, तो फिर ये बीच वाला कर्व मिल गया मुझे, बोलो, एफ ऑफ एक्स प्लस 2। यानी सी को यूनिक बना दो या फिर हटा दो, या तो यूनिक बना दो या फिर हटा दो, तो फिर मुझे जो कर्व मिलेगा वो यूनिक मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, समझ आया। तो इस पर्पज से डेफिनेट इंटीग्रल, अगर मैं एफ ऑफ एक्स प्लस 2 वाले कर्व को आंसर के रूप में निकाल रहा हूं तो वो डेफिनेट इंटीग्रल है, लेकिन अगर मैं कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी को आंसर के रूप में निकाल रहा हूं तो वो इनडेफिनेट, इनडेफिनेट क्या होता है, अनंत, डिफाइन नहीं है, ठीक है। डेफिनेट मतलब फिक्स, सुनिश्चित। तो ये तो सुनिश्चित है एफ ऑफ एक्स प्लस 2, और वो सुनिश्चित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। हाँ ये बात जरूर है कि ये जितने भी फैमिली ऑफ कर्व्स मिलेंगे, ये फैमिली ऑफ कर्व्स एक दूसरे के पैरेलल जरूर होंगे। ऐसा नहीं है कि सर मुझे तो जो कर्व मिला ना वो ऐसे था, ऐसा कर्व किसी को नहीं मिल सकता, ये तो इनसे बिल्कुल अलग है ना। क्योंकि ये जो कर्व्स हैं इनकी वेरिएबल पोर्शन तो सेम होंगे, लाइक इसमें भी एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, हाँ कांस्टेंट बदल सकता है, +3 +5 -3 -7। जब कांस्टेंट बदलता है तो जो कर्व मिलता है वो पैरेलल मिलता है, केवल कांस्टेंट बदल रहा हो तो। अब ये तो हमने क्लास 10 में भी सीखा था ना, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो C1/C2 कांस्टेंट का रेशियो जब डिफरेंट होता था तो लाइंस पैरेलल बनती थी, तो यहाँ पे कर्व्स भी क्या बनेंगे, पैरेलल बनेंगे, क्योंकि कांस्टेंट ही तो बदल रहा है, वेरिएबल पोर्शन नहीं बदल रहा है। तो यहाँ पे जो अगर टेंजेंट्स पैरेलल हैं तो उनके रेफरेंस में कर्व्स भी पैरेलल मिलेंगे, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तो फिर डेफिनेट इंटीग्रल का मतलब क्या हो गया कि हम सी को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे, क्या करेंगे, सी को एलिमिनेट करने। अब हम कैसे एलिमिनेट करेंगे, इसको डिलीट कर दूं। हम सी को एलिमिनेट करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखो, ये इंटीग्रल एफ एक्स हम निकाल ही रहे थे, निकाल रहे थे। हम इस इंटीग्रल को एक लिमिट के अंदर निकाल लेंगे, वो उस लिमिट रख देंगे हम A to B। यानी कि एक इंटीग्रल को लिमिट के अंदर निकालना ही डेफिनेट इंटीग्रल है, और विदाउट लिमिट निकालना इनडेफिनेट इंटीग्रल है। अब लिमिट के अंदर निकालने का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि सर लिमिट के अंदर निकालो। इसका अर्थ यह हुआ कि आपको जो फंक्शन मिला एफ ऑफ एक्स, उस फंक्शन को लिमिट के अंदर निकालो, A to B। अब सर फंक्शन को लिमिट के अंदर निकालने का अर्थ क्या हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पे एक बार x की वैल्यू रख दो b, यानी ये हो जाएगा एफ ऑफ बी, और एक बार लोअर लिमिट यानी कि a, और इन दोनों का डिफरेंस। अपर लिमिट इसको कहते हैं अपर लिमिट, इसको कहते हैं लोअर लिमिट।
तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ऐसा करने सर सी कैसे गायब हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे गायब हो गया वो बताओ, देखो ध्यान से कैसे गायब हो गया मुझे बताओ। इसका जो आंसर आया होगा वो प्लस सी करके आया होगा, आया होगा। तो फिर जब मैंने बी वाली वैल्यू रखी होगी तो एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ बी प्लस सी लिख दूंगा मैं इसको, एक्स की जगह बी लगा के, ठीक है। माइनस फिर ए जब लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा बोलो, एफ ऑफ ए प्लस सी लगा दूंगा। जब माइनस करूंगा तो सी माइनस सी कट जाएगा और आंसर के रूप में ही रह जाएगा केवल। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हट गया, हट गया तो फिर वो इनडेफिनेट इंटीग्रल से डेफिनेट इंटीग्रल बन गए। सो दिस इज द मेन लॉजिक। पहले आप इंटीग्रल निकालो जैसे निकाल रहे थे अब तक, जैसे निकाल रहे थे सेम वैसे ही निकालो, बस उसमें लिमिट रख दो, एक अपर लिमिट और एक लोअर लिमिट। यानी कि अगर आपको इंटीग्रल एक लिमिट के अंदर गिवन हो तो बाय डिफॉल्ट वो आपसे डेफिनेट इंटीग्रल पूछा जा रहा है, ठीक है। ये लिमिट वो आपको खुद देगा ए टू बी, आपको कुछ नहीं करना। पहले जो भी आंसर आया, फॉर एग्जाम्पल इसका आंसर आ गया, देखो इधर देखो, एक सवाल उठा लेते हैं। मान लो मैंने आपको कहा एक्स स्क्वायर डी एक्स करो और विद इन लिमिट करो 5 से लेके 2 से लेके 5। आप कैसे करोगे, एक्स स्क्वायर का जैसे आप अभी तक डेरिवेटिव इंटीग्रल निकालते थे वैसे निकालो। बोलो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स क्यूब बाय 3। अब वैसे तो आप प्लस सी लिख के छोड़ देते थे, अब आप प्लस सी लगाएंगे नहीं, शुरू से ही नहीं लगाएंगे क्योंकि आपको पता है कि सी तो वैसे भी कट जाना है। तो आप इसके ऊपर 2 से लेके 5 तक की लिमिट लगाएंगे। अब वो कैसे लगाते हैं, पहले एक्स की वैल्यू 5 रखो तो 5 क्यूब बाय 3, फिर एक्स की वैल्यू 2 रखो, 2 क्यूब बाय 3 और दोनों का डिफरेंस। तो इट इज लाइक 125 माइनस 8 होल डिवाइडेड बाय 3, दैट मीन्स व्हाट, 117/3। उसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, 3 3 जा 9, 3 9 27। तो देखो ये डेफिनेट इंटीग्रल एक न्यूमेरिक वैल्यू निकल के आती है 39। बोलो समझ में आया, ठीक है। अब इसमें ये जो ये आप कहोगे सर ये भी तो कांस्टेंट है, बट एक ये यूनिक कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट क्या है, एक यूनिक कांस्टेंट है। बोलो समझ में आ गया क्या अच्छे से, डेफिनेट इंटीग्रल फर्स्ट इंप्रेशन में समझ में आ गया। ओके, चलो अब डेफिनेट इंटीग्रल के बारे में आपको जो नोट्स में लिखना है वो सुन लो। ये तो जनरल अंडरस्टैंडिंग है, मोटी मोटी बातचीत थी, अब आपको नोट्स में क्या लिखना है। तो आप नोट्स में बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे जिस तरीके से आपको आपने समझाया। डेफिनेट इंटीग्रल हेडिंग डालेंगे, फिर आप लिखेंगे, ध्यान दो यहाँ पे, वी नो दैट when we integrate a function, when we integrate a function f of x with respect to x, we get an another function, we get an another function। उस अनदर फंक्शन को हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स से डिनोट कराते हैं, बोलो प्लस सी। इस टाइप का फंक्शन मिलता है हमको, we get an another function f of x plus c। और इस जो अनदर फंक्शन मिला इसको हम इंडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं, ठीक है ना, विच इज कॉल्ड व्हाट, इंडेफिनेट इंटीग्रल, which is called as indefinite integral। अब इसको indefinite integral क्यों कहते हैं वो भी मेंशन करो। बिकॉज बिकॉज क्यों कहते हैं इसको indefinite integral, क्योंकि ये हमको एक यूनिक कर्व नहीं देता। बिकॉज it does not give us a unique curve, बट तो यूनिक नहीं देता तो क्या देता है, फैमिली देता है, बट अ फैमिली ऑफ कर्व्स, बट अ फैमिली ऑफ कर्व्स। तो उन फैमिली ऑफ कर्व में से एक यूनिक कर्व छांटने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको कांस्टेंट को यूनिक बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। नाउ टू स्टैब्लिश नाउ टू स्टैब्लिश द यूनिकनेस ऑफ द कर्व, टू स्टैब्लिश द यूनिकनेस ऑफ द कर्व, we need to we need to establish the uniqueness of the constant of integration. We need to establish the uniqueness of the constant of integration, that is c. We need to establish the uniqueness of the constant of integration, that is c.
क्या लिखा अपन ने कि कर्व की यूनिकनेस के लिए सी की यूनिकनेस स्टैब्लिश करनी जरूरी है। इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर विच वी इंटीग्रेट द फंक्शन, इसलिए हम जो इंटीग्रेट करेंगे वो लिमिट के अंदर रहकर लिमिट इंटीग्रेट करेंगे, है ना। वी इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन एफ एक्स, फॉर विच वी इंटीग्रेट द गिवन फंक्शन एफ एक्स, ठीक है, विद इन अ लिमिट, विद इन ए लिमिट। और वो लिमिट हम जनरली अभी हमारे एनसीईआरटी में जैसे गिवन है ए टू बी रखते हैं, दैट इज फ्रॉम ए टू बी, जिसमें ए जो हो जाएगी हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी और बी जो हो जाएगी हमारी अपर लिमिट हो जाएगी। और ये जो इंटीग्रल बनेगा जो लिमिट के अंदर बनेगा इसको डिनोट करा देते हैं, इसको बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इसको डिनोट कैसे कराते हैं, एंड दिस इंटीग्रल विद इन अ लिमिट is called as, and this integral within a limit within a limit a to b is called as definite integral. It's called as what? Definite integral. And is denoted by, और इसको डिनोट कैसे कराएंगे, and is denoted by, कैसे डिनोट कराएंगे अभी करके बताया था, इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी, ए इस कोने में लगाएंगे बी इस कोने में लगाएंगे, इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स फ्रॉम लिमिट ए टू बी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। एक्चुअली ये जो हमने लिखा ना, ये सेकंड प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, ठीक है। अभी अब उसको जब नोट करेंगे तो वापस ये चीज लिखेंगे। अभी तो अपने डेफिनेट इंटीग्रल की एक तरीके से इंट्रोडक्शन की है और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में लिखी हुई है ये इंट्रोडक्टरी पार्ट। ये हो सकता है आपकी बुक में इस तरीके की लैंग्वेज नहीं हो, लेकिन सरल सी भाषा में बात करें तो हमको यूनिक कर्व चाहिए, यूनिक कर्व चाहिए तो सी की यूनिकनेस को स्टैब्लिश करना है। इसलिए हमने जो इंटीग्रेशन करना था पहले इंडेफिनेटली कर रहे थे, अब लिमिट के अंदर करेंगे। तो ये जो लिमिट के अंदर करना है इसी को डेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं और इस तरीके से लिखते हैं, बात खत्म। सरल सी भाषा में हो गई डेफिनेट इंटीग्रल की डेफिनेशन, ठीक है। इतना हो गया, कर दूं डिलीट, ये लिखना है आपको नोट्स में, है ना, डेफिनेट इंटीग्रल हेडिंग मार्क करके। अब डेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिक मीनिंग सीखो, ठीक है। इनडेफिनेट इंटीग्रल का ज्योमेट्रिक मीनिंग तो क्या था, क्या था, कर्व मिल जाता था, बहुत सारे फैमिली ऑफ कर्व्स हमको मिल जाते थे। बट डेफिनेट इंटीग्रल का भी कोई ज्योमेट्रिक मीनिंग होगा, देखते हैं उसको, क्योंकि उस पर ही अगला चैप्टर बेस्ड है, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स है वो उसके ज्योमेट्रिक मीनिंग पर बेस्ड है। चलो देखो उसको डिलीट कर देता हूँ, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। अब ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, ध्यान से सुनना। मैंने आपको कहा, पहले ध्यान से समझो फिर लिखेंगे। मैंने आपको कहा इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी, ये कुछ भी आ जाएगा। जैसे अभी क्या आया था, अभी अपन ने सॉल्व किया था, क्या आया था, 39 आया था, आया था ना 39। 39 क्या है एक्चुअली, क्या है सर उस कर्व के अंदर 39 क्या चीज निकली है वो भी तो बताओ। उसकी लेंथ निकली है, उसकी ब्रेड्थ निकली है, क्या चीज निकली है ये, जाने ज्योमेट्रिक मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो ध्यान से सुनना, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग ये होता है कि लेट से अगर मेरे पास एक 2D प्लेन है और एक ये कर्व है, ये कर्व है मान लो, रफ कर्व बना देते हैं। और मैंने कहा साहब ए टू बी इसको इंटीग्रेट करो विद इन लिमिट, मान लो ए तो है ये वाला पॉइंट और बी है, ऑब्वियस बात है जब मैं कह रहा हूँ ए टू बी, तो ए टू बी एक्स की वैल्यूज हैं, बोलो किसकी वैल्यूज हैं, एक्स की जगह तो डाल रहे हो ए और एक्स की जगह तो डाल रहे हो बी, तो एक्स की ही वैल्यूज है ना ये। तो एक्स इक्वल टू ए ये वाली वैल्यू और एक्स इक्वल टू बी ये वाली वैल्यू, और मैं कह रहा हूँ साहब इसको इंटीग्रेट करो, डेफिनेट इंटीग्रल निकालो। ध्यान से सुनना, एक कर्व को, एक एफ एक्स नामक कर्व को ए टू बी इंटीग्रेट करने का अर्थ होता है इस कर्व के और एक्स एक्सिस के और इस एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी के बीच का एरिया निकालना। यानी कि वो 39 जो निकला था वो इस पोर्शन का एरिया था। समझ आया, ज्योमेट्रिक मीनिंग समझ में आ गया, बोलो। एक
कर्व को डेफिनेटली इंटीग्रेट करना फ्रॉम ए टू बी का मतलब क्या होता है, एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी को तो दीवार मान लो, एक्स एक्सिस को बेस मान लो, एक्स एक्सिस बेस रहेगा क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू एक्स बात करी जा रही है, विद रिस्पेक्ट टू वाई होगी तो वाई बेस, वाई एक्सिस बेस रहेगी, तो एक्स एक्सिस को बेस मान लो, इनको दीवार मान लो, और कर्व को एज ए उस एरिया की छत मान लो, और उसके बीच का इंक्लोज्ड एरिया, क्योंकि एरिया हमेशा चार दीवारी का होता है, तो चार दीवारी तो चाहिए, तो हो गई चार दीवारी। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू, इनको बोलते हैं ऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं इनको? ऑर्डिनेट्स। ये थोड़ा सा मैंने नेक्स्ट चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन दे दिया है, क्योंकि थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कनेक्ट करना जरूरी है। ठीक है, एक्स इक्वल टू ए एक्स इक्वल टू बी को कहते हैं ऑर्डिनेट्स। तो ये दीवारें ऑर्डिनेट्स हो गई, एक्स एक्सिस मेरा बेस बन गया, और कर्व के नीचे नीचे का एरिया, इसको बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। और यही ज्योमेट्रिक मीनिंग होता है डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीनिंग में हम क्या लिखेंगे, ये समझ गए ना आप? पहले तो आप ये ज्योमेट्रिक मीनिंग लिखकर और ये एक डायग्राम बना लेना ऐसा। ठीक है, ए बी एफ एक्स, और इसके अंदर के एरिया को थोड़ा शेड कर देना। ठीक है, फिर आप लिखेंगे द ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, the geometric meaning of definite integral fx dx from a to b is, इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग है is, या फिर इसको और लगा के लिखो, उसका दूसरा नोटेशन क्या होता है, कैपिटल एफ ऑफ एक्स और कैपिटल एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी। ये कह दो या ये कह दो, एक ही बात है। ठीक है ना, is the area enclosed, is the area enclosed under the curve, under the curve fx, under the curve fx एंड, चार दीवारें चाहिए ना, तो एक एक दीवार तो मिल गया कर्व fx, बाकी तीन दीवारें कौन कौन सी होंगी, एंड बाउंडेड बिटवीन द ऑर्डिनेट्स, द बाउंडेड बिटवीन द ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट्स कौन कौन सी, x इक्वल टू ए, एंड दूसरा ऑर्डिनेट क्या है, x इक्वल टू बी। ठीक है, x इक्वल टू ए या x इक्वल टू बी जो होगी y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन होगी, तो x इक्वल टू ए वो लाइन है y एक्सिस के पैरेलल, x इक्वल टू बी ये दूसरी लाइन है, एंड साथ में x एक्सिस एंड द x एक्सिस, भाई चार दीवारें कवर करनी है ना, एंड द x एक्सिस, क्योंकि अभी अपन विथ रेस्पेक्ट टू x की बात कर रहे हैं, कल को विथ रेस्पेक्ट टू y की भी बात करेंगे अगले चैप्टर में, तो फिर y एक्सिस बन जाएगा हमारा जो बेस बन जाएगा। ये हो गया ज्योमेट्रिक मीनिंग, ये फिगर बना लेना, उसमें शेड कर देना ताकि वो पता चल जाए कि यही हमारा एरिया है। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीनिंग कवर हो गया और जनरल मीनिंग कवर हो गया, कर दूं उसको डिलीट। अब हमारे पास दो फंडामेंटल थ्योरम है, ठीक है, उस पर उसकी बात करते हैं और फिर इंट्रोडक्टरी पार्ट ओवर हो जाता है, कर दूं उसको डिलीट। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ। डेफिनेट इंटीग्रल, लिमिट ऑफ ए सम पढ़ना नहीं है अभी, कोर्स से हट गया तो। सीधे ही लिमिट ऑफ ए सम के क्वेश्चंस होंगे, ओके, ये तो पढ़ना नहीं है, 7.8 हट गया। अब ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, तो जो पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है ना, वो एक्चुअली वही है जो अभी हमने आपको बताया, एरिया निकालना। फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या है, वही एरिया निकालना। और सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इसको भाई ये तो ज्योमेट्रिक मीनिंग है और ये अर्थमेटिक मीनिंग है, तो अर्थमेटिक मीनिंग निकाल रहे हैं, अर्थमेटिक तरीके से बात कर रहे हैं तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है, और ज्योमेट्रिक तरीके से बात कर रहे हैं तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है। बस इतनी सी बात है, और उसके बाद फिर एक एरिया फंक्शन है। तो आओ, सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे, नेक्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, ये हेडिंग डाल देंगे बच्चे। उसके बाद फिर आप सब हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस लगाना है इसमें, शायद पूरा नहीं लिखा इसने। ठीक है, फिर आप सब हेडिंग डालेंगे, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इसमें बस आप दो लाइन में खत्म करेंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी नॉलेज इसलिए होनी जरूरी है, कल को मान लो एक आध नंबर का क्वेश्चन आ जाए, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं ना कई बार। ठीक है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम क्या है, अभी अभी जो मैंने बताया, जो ज्योमेट्रिक मीनिंग है वही फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है, कि एरिया निकालना ही क्या होता है, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम। तो फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट
डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू, जो आंसर आता है वो जनरली अपन क्या करते थे, एफ ऑफ एक्स मान लेते थे, ठीक है ना। तो उस एफ ऑफ एक्स को ना मान के अभी ए ऑफ एक्स कह दो, उसको क्या कह दो, ए ऑफ एक्स, क्योंकि वो एरिया एक्चुअली एफ का यहाँ एक है, कैपिटल कहना, क्योंकि इंटीग्रल हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है ना। ए इज एक्चुअली एरिया फंक्शन ए ऑफ एक्स फ्रॉम द लिमिट ए टू बी। देखो एक बार रीड आउट भी कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, पढ़ भी लेते हैं। द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, वी डिनोट द फंक्शन ऑफ एक्स बाय ए ऑफ एक्स, ठीक है। चलो इसको भी समझा देते हैं। अब फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम में ही आपको एरिया फंक्शन भी समझना है। एक काम करो, इसको तो यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स ही लिखना है ना, क्योंकि इसको यहाँ पे ए ऑफ एक्स लिखना सही नहीं है, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इट स्टेट्स द डेफिनेट इंटीग्रल जो ये होता है वो एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी होता है, एंड दिस गिव्स अस एंड दिस गिव्स अस एंड दिस गिव्स अस area function as follows. This gives us area function as follows. फंक्शन as follows. अब एरिया फंक्शन क्या होता है वो देखो बच्चों, ध्यान से समझो। सपोज करो, एरिया फंक्शन हेडिंग मार्क कर देना, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम की ही देन है क्या, एरिया फंक्शन। अब एरिया फंक्शन क्या है वो ध्यान से सुनना। सपोज करो वही कर्व, ओके, और वही x इक्वल टू ए एंड x इक्वल टू बी, ठीक है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इसका एरिया को एक फंक्शन बना दिया जाए। फंक्शन क्या होता है, जो किसी चीज पे डिपेंड करता है। फंक्शन क्या होता है, जो किसी, जैसे मैंने कहा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री, तो एक्स की अलग अलग वैल्यूज पे इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है। तो इसको एक फंक्शन बना दिया जाए, यानी एरिया किसी चीज पे डिपेंड करे। उसके लिए हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट तो फिक्स कर देंगे एक्स इक्वल टू ए, अपर लिमिट जो है उसको वेरी कराएंगे, कभी अपर लिमिट यहाँ आ गई, कभी अपर लिमिट यहाँ आ गई, कभी अपर लिमिट। सपोज करो मैंने इसकी अपर लिमिट यहाँ पे फिक्स कर दी, तो एरिया ये माना जाएगा। सपोज करो मैंने इसकी अपर लिमिट यहाँ पे थोड़ी सी बढ़ा दी, तो एरिया भी बढ़ जाएगा। सपोज करो मैंने कम कर दी तो कम हो जाएगा। तो अपर लिमिट को अगर हम बदलते जाएं तो एरिया भी कम ज्यादा होता रहेगा। तो एरिया फंक्शन क्या कहता है कि आप इंडेफिनेट इंटीग्रल में अपर लिमिट को एक्स रख दो, क्योंकि जो बदलता है वो वेरिएबल होता है। बी फिक्स मत करो, क्या कर दो, एक्स रख दो। तो उससे जो आंसर आएगा वो न्यूमेरिक नहीं आएगा, एक्स की फॉर्म में आएगा। एक्स की फॉर्म में आएगा तो एक फंक्शन होगा, उसको ही हम एरिया फंक्शन कहते हैं। समझ में आया। तो हम क्या कहेंगे, इधर एक इधर एक कहीं पर भी लाइन खींच देना आप, जैसे मान लो यहाँ खींच दी मैंने, और इसको मान लेना ये एक्स है। तो इसके बीच का जो एरिया होगा उसको डिनोट करा दो, वही हमारा एरिया फंक्शन है। इसके बीच का जो एरिया है ना एक्चुअली, वो पता है क्या है, वो ए ऑफ एक्स है। क्या है वो, ए ऑफ एक्स, क्योंकि वो एक्स पे डिपेंड करेगा, वो न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, ठीक है। ये एफ एफ एक्स है, ऐसे आपको फिगर शायद बुक में भी गिवन होगा, ठीक है। एरिया फंक्शन को हम इस तरीके से लिखेंगे, लेट एफ एक्स बी कंटिन्यूअस फंक्शन। अच्छा, ए टू बी वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, वो मस्ट है, नहीं तो ये सब कुछ फेल है उसके आगे, ठीक है। फॉक्स बी ए कंटिन्यूअस फंक्शन फ्रॉम या इन इंटरवल ए टू बी, इन इंटरवल ए टू बी, ठीक है। एंड एंड इफ वी फिक्स द लोअर लिमिट, इफ वी फिक्स द लोअर लिमिट ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स, ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल लिख दो ऐसे, ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन एफ एक्स एज ए। लोअर लिमिट को तो फिक्स कर दिया हमने ए, लोअर लिमिट नहीं बदलेगी, बट वी कीप द अपर लिमिट एज वेरिएबल क्वांटिटी एक्स, वी कीप द अपर लिमिट एज वेरिएबल क्वांटिटी एक्स, एज वेरिएबल एक्स। देन
फिर क्या होगा, जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स निकल के आएगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू निकल के। देन द डेफिनेट इंटीग्रल इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी लिखते थे ना, अब क्या लिखेंगे, फ्रॉम ए टू एक्स, क्योंकि लिमिट हमने अपर लिमिट एक्स की है, ठीक है ना। डेफिनेट इंटीग्रल will be a function of x, will be a function of x and is called as area function, and is called as, इसी को हम क्या कहते हैं, एरिया फंक्शन, called as area function। ऊपर लिख देता हूँ, इसके बाद स्पेस नहीं है। इट इज डिनोटेड बाय a of x, इट इज डिनोटेड बाय a of x, क्योंकि कोई भी x का फंक्शन है, जैसे f अगर x का फंक्शन होता है तो f of x बोलते हैं, तो एरिया अगर x का फंक्शन है तो a of x बोलेंगे। इसका आंसर x की फॉर्म में आएगा, न्यूमेरिक फॉर्म में नहीं आएगा। वहां पे x की अलग अलग वैल्यू बदलते जाओ। जैसे मान लो इसका आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3, अब आप x की अलग अलग वैल्यू रखो, x की वैल्यू 3 रखोगे, वो x की वैल्यू क्या है, वो अपर लिमिट है। अपर लिमिट आपने x की वैल्यू 3 रख दी तो एक अलग एरिया है, फिर आपने x की वैल्यू 5 रख दी, एक अलग एरिया है। तो वो एरिया बदल रहा है अपर लिमिट बदलने से, x की वैल्यू बदलने से, यानी कि वो x पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। ओके, एक लाइन यहाँ पे और लिखनी बनती है, वी कीप द अपर लिमिट एज वेरिएबल x। इसके आगे आप थोड़ा सा और ऐड ऑन करो, यहीं पे ऐड ऑन करो। यहाँ पे हमने लिखा ना, देन द डेफिनेट इंटीग्रल दिस डिपेंड्स ऑन एक्स, भाई एक्स पर डिपेंड कर रहा है इसलिए वो एक्स का फंक्शन है, ठीक है ना। डिपेंड्स ऑन एक्स, डिपेंड्स ऑन एक्स, सो सो इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉल्ड एज एरिया फंक्शन, इट इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, फिर ऊपर लिख रहा हूं मैं इसके बाद, कॉल्ड एज एरिया फंक्शन, एरिया फंक्शन डिपेंडेंट ऑन एक्स, dependent on x, it is denoted by a of x is equal to, a of x is equal to, कैसे लिखेंगे बोलो, it is denoted by a of x is equal to integration fx dx from a to x, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे, ठीक है साहब। एरिया फंक्शन क्लियर हो गया। और एरिया फंक्शन कौन से प्रिंसिपल की देन है बेटा, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस की देन है, ठीक है। उसमें ये डायग्राम भी आप शो कर देना, ठीक है। अब सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस कुछ भी नहीं है, जो हमने इंट्रोडक्शन किया कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए कर दो, वही सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है। एक ही लाइन में खत्म कर दो उसको, तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम, इसको डिलीट कर दूं, सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये बस कुछ भी नहीं कहता, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन, let fx be a function continuous in close interval a to b, ठीक है। तो फिर इसका जो क्लोज इंटरवल है, ठीक है, और एफ इसका एंटी डेरिवेटिव होना चाहिए। वैसे तो देखो कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमेशा एंटी डेरिवेटिव होता है, लेकिन फिर भी इसने मेंशन कर दिया, ना कहे तो भी होता है, ठीक है ना। एंड लिख दो फिर भी आप, एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स बी द एंटी डेरिवेटिव को, और सरल सी भाषा में क्या कहते हैं, इंटीग्रल, तो हम सरल सी भाषा यूज कर लेते हैं, बी द इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन ये वाली लाइन लिख देना, यही हमारा सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, ठीक है। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या कहता है आपको, एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल अर्थमेटिक फॉर्म में देता है सी को हटाकर, और फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस क्या देता है आपको, ज्योमेट्रिक मीनिंग समझाता है, किसका, डेफिनेट इंटीग्रल का। क्या होता है ज्योमेट्रिक मीनिंग, एरिया होता है, और वहीं से एक चीज निकल के आती है जिसको हम कहते हैं एरिया फंक्शन, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीनिंग मतलब एरिया अंडर द कर्व, और एरिया फंक्शन मतलब
अपर लिमिट को बी ना मान के एक्स कर दिया जाए ताकि हमको एक वेरिएबल क्वांटिटी एक्स की फॉर्म में मिले, उसी को हम क्या कह देते हैं, एरिया फंक्शन। ठीक है, तो दैट इज इट, ये हमारा इंटीग्रल डेफिनेट इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन खत्म होता है। ये कुछ रिमार्क्स हैं, इस ये रिमार्क्स बस फटाफट से पढ़ लो, देखो इनको लिखना मत, पढ़ लेना बस। थ्योरम टू टेल्स अस वैल्यू ऑफ द एंटी डेरिवेटिव अपर लिमिट माइनस, ये वही मीनिंग है, छोड़ो उसको। तो सेकंड देखो, थ्योरम इज वेरी यूजफुल बिकॉज इट गिव्स अस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग मोर इजीली विदाउट कैलकुलेटिंग। ये क्या कह रहा है कि सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है ना, वो आपको लिमिट ऑफ ए सम वाले तरीके से बचने का तरीका है। तो वैसे भी हम तो लिमिट ऑफ ए सम पढ़ ही नहीं रहे, तो क्या बचेंगे, ठीक है। भाई लिमिट ऑफ ए सम से निकालना पड़ जाता, वो बड़ा ही एक्टेक मेथड था, अब कट गया तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो सेकंड फंडामेंटल थ्योरम जो है वो हमको इससे बचाती है। थर्ड क्या कह रहा है, the crucial operation in evaluating a definite is that of finding a function whose derivative is equal to the integrand. This strengthens the relationship between differentiation। फालतू की बात है। फोर्थ वाला देखो, फोर्थ वाला क्या कह रहा है, फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिमार्क फोर्थ है। क्या कह रहा है कि अगर आप एक फंक्शन का डेफिनेट इंटीग्रल निकाल रहे हो तो वो फंक्शन जो है कम से कम उस लिमिट में वेल डिफाइंड होना चाहिए। अगर वो उस लिमिट में ही वेल डिफाइंड नहीं है तो फिर इनडेफिनेट इंटीग्रल निकालना सेंसलेस है, आप कुछ निकाल ही नहीं रहे हो। फॉर एग्जाम्पल ये वाला फंक्शन देखो, ये वाला इंटीग्रल देखो, आपने इसको -2 से 3 के बीच में निकाला है। आपने इसको किसके बीच में निकाला है बोलो, मान लो ये तो है -2 और ये है 3। अब इस फंक्शन को जरा ध्यान से देखो, 1/2 का मतलब क्या होता है बोलो, रूट, बोलो रूट होता है। तो जरा इसमें x की वैल्यू आप 0 लगाना, लगाओ, 0 का स्क्वायर -1 यानी कि -1। तो रूट ऑफ -1 डिफाइंड है क्या, लेकिन 0 तो इसके बीच में आता है। तो आपने लिमिट ऐसे ली है, लिमिट ही ऐसे ली है जिसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां पे फंक्शन ही डिफाइन नहीं है। समझ आया, जो भी आप लिमिट ले रहे हो ए टू बी, उस ए टू बी में गिवन इंटीग्रैंड वाला फंक्शन वेल डिफाइंड और कंटिन्यूअस होना चाहिए, नहीं तो जो आप निकाल रहे हो सब सेंसलेस है। ठीक है, तो कई बार ऐसा एक सवाल है, शायद पूरे चैप्टर में एक सवाल है, उसमें आपसे ये निकलवाएगा, निकलवाएगा तो वो कुछ निकलेगा ही नहीं। क्यों नहीं निकलेगा, क्योंकि फंक्शन ही डिफाइंड नहीं था उसके अंदर, या फिर कंटिन्यूअस नहीं था। ठीक है, द फंक्शन एफ नीड्स टू बी वेल डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस इन ए टू बी। फॉर इंस्टेंस इसको अगर हम ले लें तो ये एररनेस है, एररनेस मतलब इसमें एरर है। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन एफ है ये वाला, ये इस पोर्शन में डिफाइन नहीं है ना भाई, -2 से 3 के बीच में जो -1 से 1 वाला पोर्शन है इसमें ये डिफाइंड नहीं है। बाकी इसके इधर डिफाइंड है, इसके इधर डिफाइंड है, पर इसमें ये डिफाइंड नहीं है। तो कहीं पर भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं निकलना चाहिए जहां पे वो डिफाइंड ना हो। ओके डन, सो दैट इज इट। ये क्या कह रहा है कि जब अपन सी निकालेंगे, जब अपन सी की फॉर्म में निकालेंगे तो ये सी यहाँ पे और ये सी यहाँ पे कट जाएगा। तो अपन शुरू से ही सी लगाएंगे ही नहीं, अपन शुरू से देर इज नो नीड टू कीप इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, क्योंकि अगर सी ले लेंगे तो भी वो कटना है। तो हमको ऐसा नहीं है कि पहले लगाना है फिर काटना है, ये काम नहीं करना, हमको लगाना ही नहीं। डन, क्लियर। कल से अपन इसकी अगली एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर देंगे, यानी कि 7.9 है नई बुक में तो, ओ पुरानी बुक में तो, नई बुक में वही 7.8। ठीक है, चलो ये सारे नोट्स जो अभी अपन ने किए इसको जरूर आप नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। देखो बेटा, इंट्रोडक्टरी पार्ट थोड़ा सा मानता हूँ थोड़ा बोरिंग भी लगा होगा, या फिर थोड़ा सा ऐसे लगा होगा कि कुछ अलग चीज पढ़ रहे हैं, बट जब अपन अभी क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको लगेगा, पता चल जाएगा कि कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हैं, उसी से कनेक्टेड कुछ कोई ना कोई चीज पढ़। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड